हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो फ्रांस का शासक लुई 14वां था, उसकी विदेश नीति और गृह नीति क्या थी। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि लुई 14वां कौन था, ठीक है, वो कहाँ का शासक था, वो किस तरीके का शासक था, ये कल हमने जाना। मैंने इससे पहले लुई 14वें के बारे में एक वीडियो और बनाया हुआ है, उसको भी आप पहले देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगी, एक बार उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा लुई 14वें की विदेश नीति और गृह नीति क्या थी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या थी। तो देखिए, लुई 14वें की गृह नीति या आंतरिक नीति क्या थी, ठीक है। लुई 14वें की गृह नीति या आंतरिक नीति मतलब उसकी जो है अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति अर्थात फ्रांस के प्रति उसकी क्या नीतियाँ थी, उसने क्या कार्य किए फ्रांस के लिए, ठीक है, और फ्रांस की प्रजा के लिए उसने क्या कार्य किया अपनी प्रजा के लिए, ये देखेंगे हम इसमें। लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। लुई 14वें ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ। उसके इस कथन से उसकी गृह नीति स्पष्ट होती है। वह फ्रांस में निरंकुश और सर्वोच्च शक्ति के रूप में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि रिशेल और मजारिन जैसे प्रधानमंत्री उसके साथ काम करें। इसलिए उसने अपने संपूर्ण शासनकाल में किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त नहीं किया। देखिए, जो लुई 14वां था वो कहता था कि उसका कहना था कि मैं ही राज्य हूँ, ठीक है। मतलब उसको प्रजा से कोई मतलब नहीं था। उसका कहने का मतलब ये था कि संपूर्ण राज्य को वो अपने में निहित समझता था, और उसका कहने का मतलब यही था कि मैं राज्य हूँ और मैं जिस तरीके से काम करूँगा वो मेरी इच्छा पर निर्भर है। मैं चाहे अच्छा काम करूँ या बुरा काम करूँ, उसमें प्रजा को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फ्रांस में निरंकुश और सर्वोच्च शक्ति के रूप में अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था। निरंकुश और सर्वोच्च शक्ति के रूप में जो है अपनी सत्ता वो स्थापित करना चाहता था, क्योंकि वो निरंकुश शासक था, स्वेच्छा से शासन चलाना चाहता था। इसलिए वो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ, और वो नहीं चाहता था कि रिशेल और मजारिन जैसे प्रधानमंत्री उसके साथ काम करें। रिशेल और मजारिन जैसे प्रधानमंत्री उसके साथ काम करें, इसलिए उसने अपने संपूर्ण शासनकाल में किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया। देखिए, प्रधानमंत्री जो उसके प्रधानमंत्री थे मजारिन, कार्डिनल मजारिन, उनकी मृत्यु हो जाती है 1661 ईस्वी में, और उसमें से लुई 14वां जो है प्रत्यक्ष रूप से शासन करने लगता है। और अपने शासनकाल में जब इसका प्रत्यक्ष रूप से इसका शासनकाल प्रारंभ होता है, तो इसने अपने शासनकाल में किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त नहीं किया, क्योंकि वो स्वेच्छा से शासन चलाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो जो है किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह ले। अपने शासन को चलाने के लिए किसी दूसरे की सलाह वो नहीं लेना चाहता था। इसलिए जो है उसने स्वेच्छा से शासन किया और निरंकुश शासन किया। उसके शासनकाल में स्टेट्स जनरल नामक राज्य परिषद की कोई बैठक नहीं बुलाई गई। देखिए, उस समय स्टेट्स जनरल नामक एक बैठक होती थी, जिसमें राजा और उसके कई सारे प्रधानमंत्री और भी अन्य लोग जो है भाग लेते थे इसमें, और किसी भी मुद्दे का हल उस परिषद में किया जाता था। और राजा जो है अन्य लोगों के परामर्श से वो उन चीज़ों को करता था। लेकिन जब लुई 14वें का शासनकाल प्रारंभ होता है, तो लुई 14वां इस तरीके की कोई बैठक नहीं बुलाता है, स्टेट्स जनरल नामक कोई परिषद की बैठक नहीं बुलाता है, क्योंकि वो सारा काम खुद ही करना चाहता था, ठीक है। आगे देखिए, लुई 14वां एक निरंकुश शासक अवश्य था, किंतु उसकी गृह नीति में कुछ अच्छे गुण भी मौजूद थे, जो निम्न प्रकार से हैं। देखिए, लुई 14वां एक निरंकुश शासक था, लेकिन उसकी जो गृह नीति थी उसमें जो है काफ़ी अच्छे गुण भी मौजूद थे। मतलब उसकी फ्रांस के लिए जो नीतियाँ थी, फ्रांस अपने देश के लिए जो नीतियाँ उसने की थी, मतलब जो नीतियाँ उसके अंदर थी, वो नीतियाँ काफ़ी अच्छी भी थी। उनको हम जानेंगे, ठीक है। तो चलिए जानते हैं लुई 14वें की गृह नीति के क्या क्या गुण थे, किस तरीके की उसकी गृह नीति थी। उसने केवल कर व्यवस्था के क्षेत्र में ही सुधार नहीं किया, बल्कि उसने फ्रांस की आर्थिक उन्नति के लिए आय के अन्य साधनों की ओर भी ध्यान दिया। उसने कर व्यवस्था में भी सुधार किए, ठीक है। जो कर व्यवस्था थी वो सभी लोगों पर समान रूप से उसने लागू की, और जो फ्रांस की आर्थिक उन्नति के लिए उसने आय के अन्य साधनों का भी जो है विकास किया। आय के अन्य साधन, लोगों को रोजगार के साधन दिलाए उसने, और जो कर व्यवस्था थी वो सभी लोगों को समान रूप से जो है उसने लागू की, सभी लोगों के ऊपर, ठीक है, कर व्यवस्था। नंबर 2 देखिए, फ्रांस जो है उद्योग धंधों में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। वहाँ अधिकतर वस्तुएं विदेशों से मंगाई जाती थी।
देखिए चूँकि जो फ्रांस था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब सामंती वर्ग के लोगों का या पादरी वर्ग के लोगों का प्रभुत्व था, और चर्च का भी काफ़ी जो है बुरा प्रभाव था वहाँ पर, इसलिए वो उद्योग धंधों में काफ़ी पिछड़ा हुआ देश था फ्रांस। इसलिए वहाँ पे जो अधिकतर वस्तुएं थी वो विदेशों से मंगाई जाती थी। उसने इंग्लैंड और इटली आदि देशों के कारीगरों को फ्रांस आने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें अनेक सुविधाएं भी प्रदान की। उसने जो इंग्लैंड और हॉलैंड आदि देशों के जो कारीगर थे उनको जो है फ्रांस आने के लिए प्रोत्साहित किया, यानी कि अपने देश में बुलाया और उन्हें अनेक सुविधाएं भी अपने देश में उसने प्रदान की। आगे देखिए, बाहरी कारीगरों के द्वारा उसने रेशम, चमड़ा, शीशा और कताई आदि उद्योगों में फ्रांसीसियों को प्रशिक्षित करवाया। उसने देखिए इंग्लैंड, हॉलैंड और इटली जो है काफ़ी उस समय इसकी फ्रांस की तुलना में काफ़ी विकसित देश थे। तो उसने क्या किया, उसने जो इंग्लैंड, हॉलैंड और इटली आदि जो देशों के कारीगर थे, प्रशिक्षित कारीगर थे, उनको बुलाया, फ्रांस में प्रोत्साहित किया और उसके बाद अपने कारीगरों को जो है रेशम, चमड़ा, शीशा और कताई आदि उद्योगों में प्रशिक्षित करवाया, ताकि फ्रांस जो है उद्योग धंधों के उसमें क्षेत्र में आगे बढ़ सके और उसका भी विकास हो सके। नंबर 4 देखिए, फ्रांस के व्यापार और वाणिज्य को भी उसने उन्नतिशील बनाया। फ्रांस के व्यापार और वाणिज्य को भी उसने उन्नतिशील बनाया। देखिए फ्रांस धीरे धीरे इन चीज़ों में कारीगरी के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा, उद्योग धंधों के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा, और इससे क्या हुआ, जो फ्रांस का था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है फ्रांस भी वृद्धि करने लगा। इसलिए जो लुई 14वां था उसने जो है व्यापार और वाणिज्य को भी उन्नतिशील बनाया। आगे देखिए, लुई 14वें के प्रयासों के फलस्वरूप ही बाल्टिक सागर और भूमध्य सागर आदि क्षेत्रों में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई। लुई 14वें के प्रयासों के फलस्वरूप ही बाल्टिक सागर जो था और भूमध्य सागर था, इन क्षेत्रों में जो है फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हो गई। देखिए फ्रांस जो है बाहर के देशों से काफ़ी सुशिक्षित हो गया, प्रशिक्षित हो गया कई चीज़ों में, और वो उद्योग धंधों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने लगा। इससे फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और उसने जो है खुद की व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर के आसपास। अब देखते हैं हम उसकी विदेश नीति के क्या क्या गुण थे, उसकी विदेश नीति किस तरीके की थी लुई 14वें की, मतलब वो अन्य देशों के साथ किस तरीके की नीति रखता था, किस तरीके के उसके संबंध थे अन्य देशों के साथ। तो देखते हैं उसकी लुई 14वें की विदेश नीति। लुई 14वें की विदेश नीति का उद्देश्य यूरोप में फ्रांस को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना था। लुई 14वें की विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य यही था कि वो जो यूरोप महाद्वीप में फ्रांस को जो है सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। वो चाहता था कि फ्रांस जो है हर चीज़ में आगे हो और सर्वोच्च शक्ति के रूप में उसको जाना जा सके। इसलिए वो हरदम इसी चीज़ का प्रयास करता रहता था कि यूरोप में जो है फ्रांस को सर्वोच्च शक्ति के रूप में किस तरह से जो है आगे बढ़ाया जाए। नंबर 2 देखिए, एक निरंकुश शासक की भांति वह अपने गौरव और प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता था, किंतु उसकी यह महत्वाकांक्षा यूरोप की शांति के लिए खतरनाक थी। एक निरंकुश शासक की तरह वो जो है अपने गौरव और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाना चाहता था, लेकिन वो एक निरंकुश शासक था तो ये होना बहुत ज़्यादा असंभव था। ठीक है, एक निरंकुश शासक की भांति वह अपने गौरव और प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था कि उसका सम्मान हो, उसको जो है एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में उसके फ्रांस को जाना जा सके और उसका आदर हो, लेकिन वो एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था, तो ऐसा होना जो है असंभव था और ये यूरोप की शांति के लिए भी खतरनाक था। लुई 14वें का दूसरा प्रमुख उद्देश्य फ्रांस के लिए प्राकृतिक सीमाओं को प्राप्त करना था। इसके लिए उसे लगभग 50 वर्षों तक युद्ध करना पड़ा। देखिए लुई 14वें की जो विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य दूसरा ये था कि वो फ्रांस के लिए प्राकृतिक सीमाओं को जो है प्राप्त करना चाहता था, मतलब ये कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने अनेक देशों के साथ जो है लगभग 50 वर्षों तक युद्ध किए, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अगर उसका जो है उसकी नीतियाँ अगर अच्छी होती, अगर वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं होता, तो शायद प्रजा भी उसके पक्ष में होती और वो जो है इस काम को करने के लिए जो है मतलब इस काम को मतलब अच्छे उससे कर सकता था। लेकिन प्रजा जो है उससे काफ़ी नफरत करती थी, क्योंकि उसकी नीतियाँ ठीक नहीं थी। वो स्वेच्छाचारी शासक था, निरंकुश था और उसको प्रजा के अच्छे या बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने मनमानी ढंग से शासन चलाता था। आगे देखिए, लुई 14वें की 1715 में मृत्यु हो गई थी। लुई 14वें की मृत्यु हो गई थी 1715 ईस्वी में।
अपनी मृत्यु से पहले उसे अपने गलत जो उसकी दोषपूर्ण नीतियां थी उसके बारे में पता चल गया था। ठीक है, लुई 14वें की जो विदेश नीति थी उसका प्रमुख दूसरा जो उद्देश्य था वो ये था कि वो फ्रांस के लिए प्राकृतिक सीमाओं को प्राप्त करना चाहता था, मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक है, आगे देखिए, लुई 14वें की 1715 में मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले उसे अपने दोषपूर्ण नीतियों का आभास हो गया था। देखिए, लुई 14वें की जो है 1715 में मृत्यु हो गई थी और उसको अपनी मृत्यु से पहले जो है अपनी जो दोषपूर्ण उसकी नीतियाँ थी जो उसने अपने संपूर्ण जीवन काल में कार्य किए थे, उन सभी दोषपूर्ण नीतियों का उसको आभास हो गया था। अतः लुई 14वां एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक था जिसे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अनेक देशों के साथ युद्ध किए। इसे लुईस ग्रेट या सन किंग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, निरंकुश शासक था और स्वेच्छाचारी शासक था, उसने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अनेक देशों के साथ युद्ध भी किए। इसे लुईस ग्रेट या सन किंग के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लुई 14वें को। ठीक है, उसको अपनी मृत्यु से पहले जो उसकी दोषपूर्ण नीतियाँ थी उनके बारे में पता चल गया था और उसने क्या किया, उसको जो अपनी मृत्यु से पहले अपनी दोषपूर्ण नीतियों के बारे में पता चल गया था और उसने क्या किया, जो उसका राजकोष का जो आधा धन था वो क्या करके गया, वो अपनी प्रजा के नाम कर गया था, क्योंकि उसने प्रजा के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया था, इसलिए अपनी मृत्यु से पहले वो अपने राजकोष का जो आधा धन था उसको जो है अपनी प्रजा के नाम कर गया था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने आपको लुई 14वें के बारे में अच्छे से बता दिया है और आज के मेरे टॉपिक में मैंने आपको बताया कि लुई 14वें की आंतरिक नीति गृह नीति क्या थी और उसकी विदेश नीति क्या थी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक अच्छे तरीके से, मैंने आपको अच्छे तरीके से इसको बता दिया है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, अगर आपके में ये टॉपिक है लुई 14वें से संबंधित, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक बार अवश्य देखिएगा। इसका पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया है लुई 14वें के बारे में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद उसकी गृह नीति और उसकी विदेश नीति को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।